बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, साल 2022 अपनी तमाम तर नाकामियों, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ इख्तिताम पजीर के करीब है और ज़ाहिर बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है नए साल से कि नए साल में होगा क्या जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो थम जाएगा। और फिर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा बात हो रही है मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से, क्या यही गवर्नमेंट रहेगी या फिर सूरत हाल बदलेगी। इमरान खान साहब की जो अर्ली इलेक्शन की डिमांड है क्या वो पूरी होगी। पंजाब के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है क्या वो थमेगा या नहीं। ज़ाहिर है आने वाले वक्त में सूरत हाल जो है वो क्लैरिटी की तरफ जाएगी, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक नाउ अभी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर सूरत इलेक्शन चाहती है, जबकि पीएमएलएन या पीडीएम की जमातें किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं चाहती। वो ये कह रही हैं, बल्कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि हमने एक बड़ी कुर्बानी दी है, गवर्नमेंट में आकर इस मुल्क को संभाला है, तो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और इलेक्शन वक्त पर होंगे। एक तरफ नाज़रीन ये सिनेरियो और दूसरी तरफ ज़ाहिर है बड़ी बात हो रही है एक उबूरी सेटअप की, केयर टेकर सेटअप की। शब्बीर जैदी साहब को मैं कल सुन रही थी एक प्रोग्राम में, वो ज़ाहिर है बड़ी दलील के साथ बात कर रहे थे कि मौजूदा जो हुकूमत है वो शायद उस तरह से डिलीवर करने में नाकाम हो गई है जो ज़ाहिर है बहुत सारे दावे वादे नारे लेकर आई थी कि हम ये कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे थे कि अवाम को आटा सस्ता रोटी सस्ती देंगे, अदरवाइज वो तो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े तक बेच दूंगा, लेकिन ना उन्होंने कपड़े बेचे और ना ही अवाम को कोई ज़ाहिर रिलीफ मिला। आटा महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। तो ऐसे में जो उबूरी सेटअप की बात हो रही है, अब इसकी एक वजह यह भी है कि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम नहीं हो रहा। आईएमएफ की बड़ी कड़ी शराइत हैं, 600 से 800 अरब के नए टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, ज़ाहिर है जिससे अवाम पर बोझ बढ़ेगा। तो खबरें कुछ ये भी हैं कि शायद पीडीएम के अंदर खासकर नवाज शरीफ साहब के अंदर भी ये सोच है कि मुश्किल फैसले अगर हमने अब कर लिए, अगर नहीं करेंगे तो भी आईएमएफ अपनी जो किस्त है वो रिज्यूम नहीं करेगा तो मामला चल नहीं सकते। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें कहाँ पहुंचे हुए, हमारे डॉलर मार्केट से गायब है। सूरत हाल इंतहाई हम देख रहे हैं कि जिसे कहते हैं कि बदहाली की तरफ जा रही है। तो क्या ये जो नए सेटअप की बात हो रही है क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? नवाज शरीफ ज़राए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब या पीडीएम हुकूमत में भी कहीं ना कहीं ये सोच है कि हम मुश्किल फैसले अगर हमने किए तो शायद फिर आगे इलेक्शन में जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वहां पर सोच मौजूद है, लेकिन क्या ये सारी सूरत हाल जो है वो हो सकती है? मुल्क ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? और आने वाले वक्त में, आने वाले साल में जो अभी भी बहुत ज़्यादा सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं अवाम को कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आने वाले दिन में शायद सूरत हाल बेहतर होगी, क्या बेहतरी के कोई आसार नज़र आ रहे हैं? सारी सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे। पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब ने। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। निसार चीमा साहब, साल 2022 जाहिर है अपनी तमाम तर नाकामियों, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ अब इख्तिताम के करीब है। वैसे तो सर कहते हैं कि हमने तारीख से वाहिद सबक जो सीखा है ना वो यही है कि हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन सर क्या नए साल में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं? कोई बेहतरी की उम्मीद रखी जाए? सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी हवाले से सूरत हाल में बेहतरी आएगी, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? खासकर आवाम के लिए आपको लगता है कि ये साल कोई ठीक साबित होगा? जी इंशाअल्लाह हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और देखें ये साल जो गुजरा है इसमें जो बहुत बड़ी जो चीज एक वकूफ पजीर हुई वो ये कि ये एक बला जो नाजिल हुई थी, जो मुसल्लत कर दी गई थी, उससे निजात हासिल हुई, पीटी हुकूमत से निजात हासिल हुई। और ये है कि उनकी करतूत जो है अगरचे उनका इफेक्ट पता नहीं कब तक हमें भुगतना पड़ेगा, उसके नताज हम भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो मौजूदा जो क़यादत है, जो क़यादत कर रही है इस मुल्क की, जो इस वक्त लीडरशिप है, जिनकी हुकूमत है, जो पीडीएम की हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, इंशाअल्लाह ये डिलीवर करेगी। आपने देखा है कई चीजों में ये बेहतरी आनी शुरू हो गई है। डीएपी खाद जो है वो सस्ती हुई है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी वाक़या हुई है। इसी तरह इंशाअल्लाह ये है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन एंड राइट ट्रैक, और इंशाअल्लाह बिल्कुल बेहतरी आएगी। कौम को आप उम्मीद दिलाएं, हम भी ये है कि पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अगला साल उनके लिए अमन का, खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा इंशाअल्लाह। और ये महंगाई जो है इस पे भी इंशाअल्लाह काबू पाया जाएगा।
सही, लेकिन अब ठीक है, उम्मीदें तो अच्छी रखनी चाहिए, आवाम को भी अच्छी उम्मीद दिलानी चाहिए, लेकिन निसार चीमा साहब बड़े क्वेश्चंस हैं आपकी मौजूदा जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इस पर, क्योंकि जब आप लोग आए तो बहुत सारे नारे दावे वादे लेकर आए थे कि हम हालात बेहतर कर देंगे, इमरान खान साहब के पास जिन मसाइल का हल नहीं है हमारे पास है, हम ठीक कर लेंगे। आज 8 महीने बाद देखें सर, कहीं भी हमें बेहतरी नजर नहीं आ रही, किसी सेक्टर में भी। महंगाई में 62% इजाफा हो गया, पेट्रोल डीजल दालें अंडे खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई है। डॉलर तब 188 रुपए था, आज 250 रुपए में भी मार्केट में नहीं मिल रहा। तो सर वो फिर दावे वादे नारे उनका क्या होगा सर, फिर आवाम को आप कैसे मुतमईन करेंगे? देखिए बात ये है सोनिया कि हमें जब हम हुकूमत में आए उससे पहले हमें हमारा ख्याल ये था कि इनकी ये जो नायल लोग थे जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इनकॉम्पिटेंट थे, उनमें कोई कॉम्पिटेंस भी नहीं थी, पोटेंशियल भी नहीं था, सच्ची बात ये है, और वो इस काबिल भी नहीं थे हुकूमत करने के। तो हमें ये तो अंदाजा था कि हर शोबा बशमूल मईशत की तबाही से दो चार है, लेकिन तबाही के वॉल्यूम का, उसके हुजूम का, हमें उसके मैग्नीट्यूड का हमें सही अंदाजा नहीं था। और वो शेर याद आता है कि हमने सोचा था कि होगा कोई जख्म। अच्छा। लेकिन तेरे सीने में तो बहुत काम रफू का निकला। वाह वाह वाह, काम रफू का निकला। अच्छा अच्छा, क्या हमें तो एक अंदाजा ही नहीं था किस कदर ये तबाही हो, मुकम्मल तौर पर तबाही से दो चार है हर शोबा। लेकिन अब इंशाल्लाह अब ये है कि अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उनका तो पूरा दौर जो है वो जिस तरह किसी ने कहा कि वो आए तो भैंसे बेच के उन्होंने अपना काम शुरू किया, गए तो घड़ियां बेच के चले गए। ये है टोटल उनकी दास्तान। वैसे घड़ियां बेचने का निसार चीमा साहब, ये अदालत ने 1947 से रिकॉर्ड मांग लिया था और फिर ये नैब ने बंद कर दिया था। ये घड़ियां बेचने का जो तोशाखाना का मामला, ये फिर खुला तो सर इस इमाम में तो सारे एक जैसे हैं, नहीं वो देखें, ये इस तरह तो आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ। आपके दोस्तों ने, दोस्त मुल्क के एक वलियत ने आपको एक किस तरह का नाज़रे रोजगार किस्म का तोहफा दिया हो, जिसमें ये खाना काबा का देखें मॉडल हो, उसकी तस्वीर हो, तो ये है कि आप उसको बाजारों में बेचते हैं। इसके अंदर अफसोसनाक शर्मनाक है। तो हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ घड़ी नहीं बेची, उन्होंने ये है कि कौम की इज्जत भी बेची है, नीलाम किया है बाजारों में। तो ये नहीं होना चाहिए था, इस तरह तो कभी किसी ने नहीं किया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं आतिफ साई साहब, सीनियर साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ आपके वक्त का। आतिफ, ज़ाहिर है साल 2022 जिस तरह से हम पूरी आज डिस्कशन ये कर रहे हैं कि अपनी तमाम तर नाकामियों, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ ही हमने देखा कि इख्तिताम के करीब है। आपको नए साल से कोई उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि हमारी इशराफिया, हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो माजी की गलतियों से कुछ सीखेंगी? आपको लगता है कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आगे आने वाले दिनों में या नए साल के लिए? जी बहुत शुक्रिया। अगर हम इस साल की बात करें तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें, अगर ख़ास तौर पे हमारे मुल्क की जो मईशत है उसके हवाले से ये साल इतना अच्छा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी खुशगवार यादें देकर ये साल नहीं जा रहा। लेकिन मेरे ख्याल से हमें उम्मीद तो बहरहाल फिर भी अच्छे की रखनी है। एक चीज़ जो हमें समझने की है कि ज़ाहिर है कि जो इस वक्त मुल्क के इक़्तिसादी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल हम समझे कि हम श्रीलंका बन गए या हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका बनेगा। हाँ ज़रूर मुश्किल ज़रूर है, हमारे जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो बहुत नीचे जा चुके हैं, डॉलर की शॉर्टेज है, इंपोर्ट्स का मसला है। बट मेरे ख्याल से इसके लिए अगर अगले साल में थोड़ी सी इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो फिर हालात बेहतर होने के चांसेस भी हैं। ख़ास तौर पे जो बाज़ार यही लग रहा है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मुझे अभी फ़िलहाल इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। हाँ। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी जो है वो नविश्ता दीवार पढ़ लिया है कि
इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही हो गए। तो अगर मेरे ख्याल से इलेक्शन अगर टाइम पे होते हैं तो ये हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है, और शायद इसकी वजह से जो अभी हमारे जो इकोनॉमिक ख़राब सूरत हाल है ये बेहतर हो। नहीं तो इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर कैसे सूरत हाल में बेहतरी आएगी, क्योंकि अब ज़ाहिर है IMF तो किसी सूरत पैसे देने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। फिर एक अदम इस्तेहकाम का जो माहौल है, इमरान खान साहब चुप करके बैठने वाले नहीं है। पंजाब के अंदर देखें 12 करोड़ का सूबा जो है वो किस तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन ही वाहिद हल है, इलेक्शन में जाएं? चूंकि IMF कह रहा है कि आप मुश्किल फैसले करें, हमारी शराइत माने, सख्त मुश्किल मुआशी फैसले करने के लिए एक ऐसी हुकूमत का होना जरूरी है जो ज़ाहिर अवाम में जाए और ज़ाहिर 5 साल का मैंडेट अवाम से लेकर आए, फिर कहीं जाकर इस्तेहकाम आएगा। जी मेरे ख्याल से ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ख्वाहिशात हैं उनकी मंशा पे चलने से मुल्क की जो इकनॉमिक कंडीशन है मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगी। हम जो अभी इकनॉमिक कंडीशन है, अगर ये एक पार्टी का नैरेटिव है, ज़ाहिर है आप PTI की बात कर रही हैं, उनका नैरेटिव यकीनन यही है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्शन अगर हो भी जाएंगे, नई हुकूमत भी आ जाएगी, एकदम से कोई जादू का चिराग उनके पास नहीं होगा कि एकदम से इकनॉमिक कंडीशन नेगोशिएट करने की पोजीशन में तो होगी ना IMF को, बाकी इदारों को, हमारे दोस्त ममालिक को ये तो पता होगा ना कि चलो ये 5 साल का मैंडेट लेकर गवर्नमेंट में आई है, गवर्नमेंट के पास मैंडेट है, 5 साल तक ये रहेगी। अब ये 7-8 महीने तो इस गवर्नमेंट को रह गए, आज है कल नहीं है। इमरान खान साहब अदम एतमाद ला रहे हैं, कभी जलसे जुलूस हो रहे हैं, कभी अबूरी केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है। बल्कि अभी मैं शब्बर जैदी साहब का बयान सुन रही थी, कल उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि यह बहुत जरूरी हो गया है, ये सियासतदानों के बस की बात नहीं है मुआशी सूरत हाल को बेहतर करें, क्योंकि IMF ये कह रहा है कि 600 से 800 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएं, पेट्रोल मजीद महंगा करो, बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो। तो ये मौजूदा जो सियासी गवर्नमेंट है, ये कोई भी पॉलिटिकल जमात नहीं करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने जाना है आवाम के पास, और आवाम की तो ऑलरेडी चीखें निकली हुई हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है या किसी एक सियासी जमात का मसला है? या आपको नहीं लगता कि ओवरऑल एक अवामी इशू है? जिस तरीके से 8 महीने में इस हुकूमत ने आवाम की चीखें निकाली हैं, 62% आप महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल कहाँ पहुंचा हुआ है, फिर मजीद अगर IMF की शराइत पूरी करते हैं तो? देखें, जहाँ तक ये बात है कि अवाम के जो इश्यूज़ हैं, अवाम के इश्यूज़ उसी वक्त सॉल्व होंगे जब आपकी ये इकनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी, जब आपकी मईशत बेहतर होगी, जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, जब आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी। अब मसला ये है कि अगर ठीक है मान भी ली जाए ये बात, इलेक्शन हो भी जाए। अभी ये रमीज़ राजा साहब का मैं बयान सुन रहा था क्रिकेट के बारे से, मुझे बात याद आ गई। रमीज़ राजा साहब ने कहा कि अगर अभी आप पाकिस्तानी टीम के साथ ज़्यादा छेड़खानी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो मैं समझता हूँ शायद ये बात इधर भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा छेड़खानी करेंगे हुकूमत के साथ अभी फौरी तौर पर, तो मेरे ख्याल से हालात इससे भी बुरे होंगे। मेरी ज़ाती राय है, उससे आप इख्तिलाफ कर सकती हैं। वो इस वजह से कि देखें, अगर अभी इतने ख़राब हालात हैं, नई हुकूमत को भी सेटल होते होते टाइम लगेगा। तो अब अगर ये जो गवर्नमेंट है, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूं कि ये इकोनॉमिक कंडीशन को इतने बेहतर नहीं बना सके, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अभी फिर भी ये कर रहे हैं इन द सेंस के जो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए जो भी स्टेप्स ले रहा है कोई भी गवर्नमेंट डिलीवर करने के लिए कल कह रहे थे कि टाइम चाहिए होता है। जब हम गवर्नमेंट में आए तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि इतने मुश्किल मुआशी हालात हैं। हालांकि आपको याद होगा आतिफ कि गवर्नमेंट में आने से पहले सुबह शाम ये मीडिया को, आवाम को बावर करा दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुआशी तबाही फेरी हुई है, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है और हम आकर ठीक करेंगे, हमें मसाइल का इदराक भी और इसका हल भी है। मुझे ये बताया ना, इतने अरसे के बाद कितना अरसा हुआ है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को? तकरीबन 6-7 महीने, 6-7 महीने, तकरीबन साल भी कह लें। तो देखें, इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की, ठीक है। उसके बाद ये हालात खराब, देखें 3.5 साल मैं जाती तौर पर समझता हूँ अगर आपने फेयरली इनको जज करना है तो फिर 3.5 साल दें इनको, फिर जज करें। वो ये कहते हैं ना कि देखिए जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त के अदाद-ओ-शुमार निकालें, आज के अदाद-ओ-शुमार देखें। डिफॉल्ट का खतरा उस वक्त 5% था, आज बहुत सारे हमारे मुआशियात कहते हैं कि टेक्निकली तो हम डिफॉल्ट के करीब आ चुके हैं। बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब और मौजूदा वजीर खजाना आपस में लड़ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं IMF अगर हमें रिज्यूम नहीं करता तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। वजीर खजाना मौजूदा कहते हैं नहीं हो सकता। ये आपस में इनकी लड़ाई है। तब के अदाद-ओ-शुमार निकाले तब डॉलर था 188 पे तकरीबन, और आज 250 में भी आपको ज्यादा पता होगा मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। 62% महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल, गैस, अंडे, दालें, चीनी, आटा, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इनके 8 महीने में कम हुई है?
देखिए, पाकिस्तानी अवाम की जो मेमोरी जो है ना वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। अगर आप इमरान खान साहब के आखिरी 6 महीनों के दौर का मीडिया उठा के देखें ना, उस टाइम पे भी अवाम की चीखें निकली हुई थी महंगाई से, और यही बात हो रही थी, और इकानमी उस टाइम ही नीचे जा रही थी, रिजर्व डाउन जा रहे थे। अब मसला ये है 16 अरब डॉलर के तब वो रिजर्व छोड़ के थे, अब 6 नहीं, मैं अगर मैं महीने के भी इकानमी का जो थोड़ा बहुत तालिब इल्म हूँ, जो मेरे मालूमात हैं उसके मुताबिक जब इमरान खान साहब ने हुकूमत ली थी, ये उस टाइम पे 2018 में, उस टाइम पे जो हमारे फॉरेन रिजर्व थे वो ऑलमोस्ट 16 बिलियन डॉलर के करीब थे। और जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक जब ये इन्होंने हुकूमत छोड़ी या इनसे ली गई 3.5 साल बाद, उस टाइम 11 बिलियन डॉलर के करीब थे, ठीक है, और डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे। और इसके अलावा अगर आप कंपेयर वो करें कि उस टाइम पे 2018 में जब इन्होंने हुकूमत ली, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 6.5 के करीब था। ये मेरे आदादशुमार, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के डॉक्यूमेंट आदादशुमार है, ठीक है, और जब छोड़ा तो 3% पे था। ये नहीं, ये अगर मुझे पीटीआई वाले कहते हैं 6 पे, लेकिन नहीं पीटीआई वाले नहीं कहते। उस वक्त के जब मौजूदा गवर्नमेंट है, उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब दिया था तो उन्होंने ये आदादशुमार दिए थे कि 6% जो जीडीपी ग्रोथ है, तब जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट छोड़कर गए तो तब 6%। मेरा मैंने जो चीजें देखी हैं उसके मुताबिक मैं पीटीआई के मौक़िफ़ को नहीं, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहा हूं कि जो 3 and 3.5 के करीब जीडीपी ग्रोथ रेट था जो मैंने देखा है, जो खुद कह रही है, तो अगर कहा है तो मेरी नजर से नहीं गुजरा। बहरहाल अब प्रॉब्लम ये है, देखें, अभी तो चलें इसको भी छोड़ दें, अभी इमरान खान की जो अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आप उनकी बात कर लें। अभी उन्होंने पिछले दिनों हारून रशीद और 1-2 और जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि मैं जब आया गवर्नमेंट में मेरी कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने कहा हमें 1-2 साल तो समझने में लग गई, यानी कि आपने पाकिस्तान को, कि आप किसी इदारे में किसी ट्रेनी को रखते हैं, यानी कि आपने वज़ीर आज़म को ट्रेनिंग पे रखा हुआ था। अब किसी ट्रेनी को आप लगा दें एक पूरा चैनल चलाने में, वो चलाएगा ट्रेनिंग, वो तो फिर यही कुछ करे। तो शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं आज 8 महीने बाद, मुझे अंदाजा नहीं। शहबाज शरीफ तो देखे ना 2 दफा वजीर आला रहा ना। खान साहब का मुझे बताया ना किस सूबे के वजीर आला रहे हैं पहले, वो भी केपीके रहे ना, गवर्नमेंट नहीं रही क्या, केपीके में रहे ना, तो मैं तो यही कहता हूँ ना, केपीके के वजीर आला बनना चाहिए था इनको पहले। कुछ सीख के तो आते, खुद तस्लीम कर रहे हैं, कहते अब हमें समझ आ गई, अब हमें सेकंड चांस दे, अब हम डिलीवर करेंगे। तो भाई चलिए, तो फिर आप तस्लीम कर रहे हैं। हुकूमत देखें, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है आतिफ के, इमरान खान साहब भी जो दावे, नारे, वादे लेकर आए थे, जो आवाम को एक होप, रे ऑफ होप जो इमरान खान साहब ने दी थी लोगों को, उस पर वो पूरा नहीं उतरे। लेकिन उनके पास ज़ाहिर है एक जस्टिफिकेशन है, वो कह रहे हैं हमें मुद्दत पूरी नहीं करने दी, शायद 1.5 साल दे देते, खान साहब नहीं पूरे कर सकते, लेकिन उनके पास एक जस्टिफिकेशन है कि मुद्दत हमें पूरी नहीं करने दी। अब आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब अगर गवर्नमेंट में रहते तो उनकी दिन ब दिन पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आ रहा था? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, कि एहसान किया है पीएम की गवर्नमेंट ने आके इमरान खान साहब को बिल्कुल सही कह रही ऊपर चला गया और खुद जीरो पे आ गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि 3.5 साल के बाद इनकी, इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के बिल्कुल निचले हिस्से पे थे, और उस टाइम पे महंगाई बहुत ज्यादा थी। और ये इस थोड़ा समझने की जरूरत है कि अभी जो 8 महीने में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इकानमी की हालत को लेके आई है, देखिए 3.5 साल जो इमरान खान साहब ने 3.5 साल जो हुकूमत की, ये उसी का ही ये रिजल्ट है। लेकिन अब मैं वही कह रहा हूं ना, हमारी अवाम की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है कि वो करंट गवर्नमेंट देखते हैं। 17 थी ना, 17% तो महंगाई, अब 28 अच्छा, अभी मैं देखे ना, पता है मेरी 3.5 मेरा इख्तिलाफ आपसे ये आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, मैं आपकी तरफ, आपकी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, हाँ करता करते, बट ये लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए थे ना, वो तो महंगाई मार्च भी करते थे, महंगाई लेकिन 8 महीने में तो कोई गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती ना। नहीं, तो हालात इतने नीचे भी नहीं जाते ना। वो आप कह रहे हैं ये मुल्क कोई इस तरह से नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट कर दें, तो ये 8 महीने में कम से कम कोई उम्मीद की कोई किरण तो नजर आती है। ये 62% पे देखें महंगाई आ गई है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है। डार साहब कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो डॉलर डर गया है, डॉलर को इन्होंने ब्रेक लगा दी है, देखिए मैं आपके बाहर मिल नहीं रहा, गायब है मार्केट में। मैं आपके पिछले पॉइंट की तरफ आ रहा था कि आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जिस इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी नीचे चली गई थी महंगाई की वजह से आखिरी वक्त में, और उसी वक्त ही इकोनॉमिक हालत खराब होना शुरू हो गई थी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं अगर मैं PMLN की जगह होता, मैं कभी भी उस टाइम पे हुकूमत ना लेता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल इकानमी के लिहाज से कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, गवर्नेंस के लिहाज से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी।
अब जब आपने पीडीएम ने गवर्नमेंट ले ली, वो यानी कि इमरान खान साहब के गुनाह आपने सर ले लिए। लोग तो भूल जाते हैं, लोगों को तो आज रोटी चाहिए, उनको तो आज जो उनकी घर के अखराजात है वो चाहिए। इन्होंने गलती की, अब गलती की, अब वो कहते हैं कि हमने मुल्क के लिए किया, हमें ये कहा गया कि खान साहब बिल्कुल डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब ये जो डिफॉल्ट की बात है वो कहते हैं ये अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। 8 महीनों में किया क्या? वो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान बहुत ज्यादा आजकल भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आए क्यों थे बेसिकली गवर्नमेंट में। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि इनके आने का मकसद क्या था, और खुर्रम दस्तगीर साहब का वो बयान के हमें ये पैगाम पहुंचाया गया था कि इमरान खान साहब अगर मजीद रह गए तो फिर ये इक़्तिदार तमाम जेलों में आएंगे। तो फिर इन्होंने, आपको नहीं लगता 8 महीनों में सिर्फ अपने केसेस खत्म कराए, इनके ऊपर जो करप्शन केसेस थे वो खत्म हुए, इन्होंने केसेस बनाए किसने थे ये भी तो बताया ना। जो तरमीम थी वो करके फायदा पहुंचाया, सिर्फ इन्होंने यही किया, इसके अलावा आवाम को क्या दिया? तो केसेस बनाए किसने ये भी तो बताया ना। ये केसेस जो इन पे थे वो किसने बनाए थे? वो नैब ने बनाए, वो इमरान खान की हुकूमत ने बनाए, वो किसने बनाए? नहीं तो वो तो खान साहब की गवर्नमेंट के कुछ तो बहुत पहले, खान साहब ने तो 1-2 केसेस बनाए गए। ये तो वही केसेस जरदारी और नवाज शरीफ साहब आपस में एक दूसरे के ऊपर बनाते रहते थे। इनमें से जो इस ज्यादातर जो केसेस हैं वो एक खान साहब के दौर में बने जब नैब सारी खान साहब के अंडर चल रही थी। जावेद इकबाल को जिस तरह से ब्लैकमेल किया कि कार्डियो से लेकर फिर उससे अपनी मर्जी से फैसले करवाए गए। और ज्यादातर जो देखें, अगर अभी पीडीएम गवर्नमेंट भी खान साहब या उसकी फैमिली पे केसेस बनाएगी, ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और खान साहब ने भी अपने 3.5 साल बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। उन्होंने शहबाज शरीफ पे, मरियम पे, इन सब पे केसेस बनाए। अब वो कहते हैं जी ये मैं नहीं, ये जनरल बाजवा साहब बना रहे थे, मैं नहीं। जबकि अगर हकीकत देखी जाए तो ये खान साहब का रोल इसमें ज्यादा था। ये केसेस अगर आप वो उनकी वो जो मेमन साहब हैं उनकी गुफ्तगू देखें, किस तरह से उनको बंद कर दिया उसमें वॉशरूम में कि आप मेरी बात नहीं मान रहे, और सारा लड़ाई झगड़ा तो ये खान साहब ने किया। ये कैसे अब देखें, मैं अगर नहीं तो ये हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है शहबाज शरीफ से, मदर ऑफ ऑल क्राइम्स कहते हैं। फिर ये एवन फील्ड के ऊपर देखिए आज तक साबित क्या हुआ इसमें? नहीं तो ये फिर व्हाइट कॉलर क्राइम है ना आतिफ, इसे कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इसको साबित करना। कानून की, लेकिन वो भी कहते हैं ना कि अभी हमारे पास टाइम कितना था, 3-3.5 सालों में। आपको पता है कि हमारी अदालती निजाम पर भी बहुत सारे सवालात हैं, इतने सारे गवाहों को पेश करना, फिर वो एक बड़ा क्रिटिकल काम है, एक मुश्किल काम है। वो फिर कह रहे हैं 3.5 साल बाद मुझे चलता कर दिया, अगर मैं मजीद 1.5 साल रहता तो शायद कुछ ना कुछ साबित हो जाता है। वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं। देखिए कानून का बुनियादी सा एक प्रिंसिपल है कि जब तक किसी पे कुछ साबित नहीं होता आप मुजरिम भी नहीं कह सकते। आप उसको मुल्जिम कहेंगे। बिल्कुल। आप जब साबित ही नहीं कर सके तो देखें, मैं आपको ग्राफिक्स 6 बना के लगा दूं सोशल मीडिया पे कि फलां करप्ट है फलां, साबित जब हो फिर अच्छा। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे केसेस बना रहे हैं, चाहे पीडीएम वाले बना रहे हैं चाहे पीटीआई वाले बना रहे हैं, मैं इनको कभी भी उस तरह से नहीं देखता कि ये न्यूट्रली बन रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं एग्जैजरेशन, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के लिए ये बनाए जाते हैं। अब देखें कि अभी जो खान साहब का इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फॉरेन फंडिंग हुई है, साबित हो गया। अच्छा बहरहाल मैं फिर भी नहीं क्या कहता हूं कि कहीं ना कहीं इन केसेस में या तोशा खाना है, ये चीजें तो साबित हो रही हैं, बट फिर भी मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों चीजों में मतलब क्या साबित लेकिन तोशा खाना एक घड़ी खान साहब ने खरीदी, ठीक है, वो अब उनकी मिल्कियत बन गई, कानून के मुताबिक उन्होंने पे करके खरीदा। तो इसमें उन्होंने 20% पे किया जो कानून के मुताबिक करना था। 20% पे किया, बट ये कि उन्होंने कानून में आके खुद ही उसमें अमेंडमेंट कर दी ना। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात बताया ना आतिफ के ये अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, अदालत ने बल्कि कहा है कि ये 1947 से तोशा खाना से जो कुछ भी लेकर गया है, इवन नवाज शरीफ, इवन मरियम नवाज, इवन अब ये हमारे साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब, और ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये तो मर्सिडीज और पता नहीं महंगी कारें भी लेकर गए ना। ये बातें नहीं है, ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। अब ये नैब ने इलेक्शन कमीशन से साबित कहां पे हुई? वो तो खान साहब की हुई। खान साहब की 20% आपका कानून है नहीं तो आपने उसकी कीमत जमा करानी है, खान साहब ने की नहीं। मतलब जो कह रहे हैं 30 करोड़ की घड़ी है वो उन्होंने चंद लाख जमा कराई, 20%, तो ये चोरी नहीं है। केस चला ही नहीं है ना, ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को भी तो मैडम अदालत का दर्जा हासिल है ना, अदालत का दर्जा हासिल है ना। चलें, पॉइंट टेकन। बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही आज। आतिफ सताई साहब सीनियर जर्नलिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।